हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सबके। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सबसे जरूरी जजमेंट्स हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के संदर्भ में। ठीक है। हिमाचल का पेपर आप सभी को पता है कि आपके पास ही में है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी रेलेवेंट होते हैं। ठीक है। अब अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास कम से कम 20 से 25 जजमेंट हर एक सब्जेक्ट में हमारे पास मौजूद होंगे। वो सारे तो हम डिस्कस नहीं करने वाले, स्वाभाविक सी बात है। हमारे बहुत सारे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें इनको बाकायदा डिस्कस किया जाता है, जो भी आपके रिलेवेंट जजमेंट्स होते हैं, रीसेंट जजमेंट्स होते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, बट अगर मैं उन सबको डिस्कस करने गया तो वील बी डीलिंग विद अबाउट 500 जजमेंट्स इन दिस वीडियो ओनली, और आप भी परेशान होंगे और मैं बोल बोल के थक चुका हूंगा। ठीक है। सो उस चीज को अवॉइड करते हुए लेट्स गेट इनटू दिस। सो व्हाट वी आर डूइंग इस वीडियो में इज कि कुल हमने निकाले हैं 50 सबसे जरूरी जजमेंट्स। ठीक है। 50 सबसे जरूरी जजमेंट्स। वो 50 जजमेंट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, नीचे कुछ कुछ लिखा रहेगा, राइट, उस पर क्लिक करोगे, शो मोर, वहां पर आपको मिल जाएगा ये 50 पेज का जजमेंट। उठा करके इसको पढ़ लेना। उन 50 में से 20 जजमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये जो 20 जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, इन 20 जजमेंट्स में क्या क्या पार्ट है जो हम कवर कर रहे हैं इसको भी समझो। हम इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले, हम इसको जितना हो सकेगा उतना समरी रखेंगे और उतना ही बुलेट पॉइंट्स में रखेंगे। तो नहीं, मैं इस वीडियो में आपको फैक्ट्स नहीं बताने वाला। मैं इस वीडियो में आपको क्या इश्यूज थे और कैसे डील किए और ये सारी चीजें नहीं बताने वाला। कितने जजेस की बेंच थी, कौन उसको कर, फालतू की चीज नहीं। जो चीजें केवल आपके लिए जरूरी हैं इस एग्जामिनेशन में, वो है कि आप इन जजमेंट्स को जितना ज्यादा हो सके रिवाइज कर सकें, याद रख सकें, और उसके लिए जितना छोटे तरीके से वो याद रहेगा ना, उतना आपके लिए बेस्ट है बॉस। ठीक है। सो हम लोग बुलेट पॉइंट्स में समरी मैनर में इन 20 जजमेंट्स को डील करेंगे। बाकी जजमेंट्स अगर आपने पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप ये 50 जजमेंट्स उठा करके पढ़ सकते हो। और अगर बाय चांस आपको वो लिंक काम नहीं कर रही है तो फिर मैं अपने टेलीग्राम की आईडी पर, राइट, मेरा अपना एक टेलीग्राम का चैनल है, राइट, दैट चैनल इज जब आप https://advkds या जनरली टेलीग्राम पर सिर्फ advkds सर्च करेंगे, दैट इज एडवोकेट कनिष्क देवेश शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मैं इस चैनल पर भी ये पीडीएफ जो है उसको अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के लिंक के साथ, आप उठा करके वहां से भी देख सकते हैं। वो पीडीएफ आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। आइडिया ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। चलो तो फिर शुरू करें with the most important judgments of Supreme Court and Himachal Pradesh High Court for Himachal Judiciary Examination Mains। ओके जी, चलो चालू करते हैं। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे जजमेंट्स होंगे जो बहुत कॉमन है, बहुत नोन है, बहुत लैंडमार्क है, क्योंकि वाई नॉट, राइट। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, राइट। जिसमें सबसे पहला सबसे जरूरी नाम आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक ऐसा जजमेंट था जिसने, जो आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, जो लॉ से संबंधित है, ठीक है जी, आप जुडिशरी दे दो, आप एडीपीओ दे दो, आप नेट दे दो, एनीथिंग, दिस इज वन जजमेंट जो आपको हर जगह पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज द जजमेंट दैट लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो इस जजमेंट में लाई गई थी और ये कहा गया था कि संविधान जो है, पार्लियामेंट जो है वो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी हद तक अमेंड कर सकती है एज लॉन्ग एज उसके बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी खिलवाड़ नहीं हो रहा है। एक चीज और याद रखनी है कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस था, उसको ओवररूल किया था। ठीक है जी, चलो
आगे बढ़ते, बस इसी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट में हम सारे जजमेंट समझेंगे ताकि हमारा बहुत टाइम इसमें ना जाए और जितना हो सके हम इस क्लास का फायदा जो है वो उठा पाए। चलो आगे देखें। नेक्स्ट केस इज एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। आर्टिकल 356 एक हुआ करता था, अभी भी होता है, मतलब होता अभी भी है पर अब उस तरीके से यूज नहीं होता। आर्टिकल 356 का बेहद यूज हो रहा था, अंधी में यूज हो रहा था। कोई भी पार्टी अच्छी खासी बनी हुई है उसको उठा करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो एसआर बोम्मई साहब पहुंचे, बोले साहब मेरा बाकायदा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, मुझको मेरी पार्टी है, मुझे सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, राइट। सो अब इस केस में दो चीजें जो हैं वो हेल्ड की गई थी। पहली चीज हेल्ड की गई थी कि आर्टिकल 356 को आप आर्बिट्रेरली यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। आर्टिकल 356 कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली यूज्ड। सेकेंड इज कि आपका जो फेडरलिज्म है और सेक्युलरिज्म है, दो चीजें माइंड यू, फेडरल FEDERA फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ करता हो। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। नेक्स्ट केस अनदर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज योर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सवाल यह था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को किस हद तक अमेंड कर सकती है। ठीक है, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, उससे संबंधित ये केस है। बहुत सारे केसेस इस दौरान हुए। शुरुआत में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इवन उनकी बहुत टसल चली, राइट। हाई कोर्ट कह रहा है नहीं नहीं कानून ये बोलता है, पार्लियामेंट बोलता है हम बदल देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं आप नहीं बदल सकते, बोले हम तुमको चेक नहीं रखने देंगे। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी। अगर उस टाइम की आप कहानी पढ़ोगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट वाज ऑन गोइंग एट दैट टाइम। ऑल्दो इट वाज वेरी सीरियस फॉर द पीपल हु वर लिविंग इन दैट टाइम, जो उस समय लोग रह रहे थे उनके लिए बहुत सीरियस था। आज के समय में अगर आप देखते हैं तो आपको वो लड़ाई काफी रोचक और ऐसी मालूम पड़ती है जिसके द्वारा हमारे संविधान की, हमारे लीगल सिस्टम की आज की जो नींव है वो बाकायदा रखी गई थी। ठीक है जी। सो मिनर्वा मिल्स में यही चीज कही गई और ये कहा गया भाई देखो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किसी भी संशोधन के द्वारा आप जुडिशियल रिव्यू, ठीक है जी, जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन नहीं सकते हैं कोर्ट से, राइट। जुडिशियल रिव्यू की पावर आप किसी भी कोर्ट से छीन नहीं सकते हैं। आप कोई भी कानून यदि बनाते हैं तो उस कानून का, आप कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर चेंज करते हैं, आप कोई भी अमेंडमेंट अगर लाते हैं तो उन सब का बाकायदा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको वहां रोक नहीं सकता। ठीक है, आप कोर्ट की ये पावर क्षीण नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक संशोधन ला करके। चलो आगे। नेक्स्ट इज मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस है। ये केस हमारे आर्टिकल 21 के संदर्भ में था। किसके संदर्भ में? व्हाट जस्ट हैपेंड? आर्टिकल 21 के संदर्भ में। और सवाल यह था कि भाई आर्टिकल 21 के अंदर क्या ट्रैवल करना भी आता है? इज राइट टू ट्रैवल अब्रॉड अ पार्ट ऑफ दिस? क्या अब्रॉड घूमना, ट्रैवल करना भी इसका एक पार्ट है? राइट। उस चीज के ऊपर था भाई, किसी व्यक्ति का आप जबरदस्ती पासपोर्ट जो है वो इंपाउंड करके नहीं रख सकते। आप किसी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुम्हारा पासपोर्ट हम रख लेंगे फॉर रीजंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। भैया रीजंस बताओ तो सही, हमें सुनो तो सही, हमारी भी तो बात सुनो। रैंडमली आप कुछ भी बोलो हम मान लें, ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है। सो आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से यहां पर इलाबोरेट कर दिया गया था और साथ ही साथ क्या कर दिया था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इसमें शामिल कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, दैट इज केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत रिसेंट का केस है बॉस, 2017 का। ठीक है, 2017 का ये केस है एंड दिस इज द लैंडमार्क केस। इट इज एक्चुअली जस्टिस केएस पुट्टस्वामी, बट ठीक है, इट इज द लैंडमार्क केस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी या फिर राइट टू प्राइवेसी। इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में लाया गया था पहली दफे। ठीक है, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में
FR की कैटेगरी में इसको पहली दफे लाया गया था और कहा गया था भाई देखो, प्राइवेसी भी एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति से सिर्फ हमें नजर रखनी है, हमें ये करना है, वो करना है, इस कारण से नहीं ले सकते। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर, अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर, एंड किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को इतनी आसानी से वायलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। ये भी कहा गया था कि भाई पार्लियामेंट सॉरी नेशनल जब इमरजेंसी चल रही है, राइट, नेशनल जब इमरजेंसी चल रही है तो पर्सनल लिबर्टी को हम खत्म कर देंगे, ये सारी चीजें नहीं। आपका ये जो है राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत एसेंशियल फंडामेंटल राइट है। इसको उठा करके जबरदस्ती कहीं पर भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड उसमें भी एक बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करना यहां जरूरी कर दिया गया था। ठीक है। सो द केस जिसमें ये कहा गया भाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी is yeah, right to privacy is a fundamental right, it is case Puttaswamy versus Union of India। अब देखो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का केस है हालांकि, लेकिन बड़ा ही रोचक केस है। ये केस आपका डील करता है डेथ पेनल्टी के ऊपर, डेथ पेनल्टी के ऊपर। ठीक है जी, डेथ पेनल्टी के ऊपर। यह कहा गया था इस केस में कि रैंडमली किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मत देना। डेथ पेनल्टी तभी दी जा सकती है व्हेन द केस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। विरल से विरलतम केसों में ही डेथ पेनल्टी जो है वो दी जा सकेगी, अन्यथा किसी भी मामले में, किसी भी मसले में डेथ पेनल्टी देना अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज डेथ पेनल्टी हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके एसेंस से अलग जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अ रिफॉर्मेटरी काइंड ऑफ सिस्टम, राइट। हमें उसमें रिफॉर्म्स लाने की बात करना है, और जब हम रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को मार दोगे तो कहां से रिफॉर्म मिलेगा, राइट। उस लाइट में बच्चन सिंह वाज सीन, एंड ये कहा गया था भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, एकदम विरल से विरलतम अगर कोई भी मामला है तो उसमें इसको आप दे सकते हो, अन्यथा डेथ पेनल्टी अवॉइड करना चाहिए। इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये भी चीज वहां पर आ गई थी। अब अगला देखो, नेक्स्ट इज मुकेश एंड अनदर वर्सेस द स्टेट। नाउ दिस इज द निर्भया केस। निर्भया केस became a very in the year 2012, actually in 2012 this case became a very शॉकिंग केस, राइट। बहुत शॉकिंग केस हो गया था पूरे भारत के लिए, हर जगह के लिए, राइट। एंड यहां there were a lot of things that came into play। in fact 2012 में ये केस हुआ, 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंड हो गया था, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर दी गई थी, लॉज को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया था। there was a huge movement in the entire country in order to ensure women's safety and in order to ensure that the guilty of sexual offenses are put behind the bars, या फिर उनके साथ जितना उनको जघन्य अपराध उन्होंने किया है उसके अनुपात में सजा दी जाए, ये इंश्योर करने की वहां पर बात हुई थी। ठीक है, अब इसके जजमेंट में जो था, इसमें डेथ पेनल्टी को कंफर्म कर दिया गया था। ठीक है जी, डेथ पेनल्टी को कंफर्म कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ रेप केसेस जो भी होंगे उनका स्पीडी ट्रायल किया जाना आवश्यक है। यह चीज यहां पर ले डाउन की गई थी। ठीक है, becomes a very important case from the criminal law judgments perspective। next is DK Basu versus state of West Bengal। अरे बहुत जरूरी केस है, DK Basu versus state of West Bengal। it's a 1997 केस, राइट। आज भी इस केस को कई जगह पर रेफर किया जाता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। बस ये शब्द, जो मैं शब्द यहां लिख रहा हूं ना, केवल उन शब्दों को लिख लो। जजमेंट के सामने जब आप अपने नोट्स बना रहे हो या फिर ये बेयर एक्ट आप पढ़ोगे तो वहां पर तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, बट खुद से भी लिख लो। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स में लिख लो भाई, अरेस्ट एंड डिटेंशन। याद रहेगा ये केस किससे संबंधित है। कभी उससे संबंधित कुछ आ गया, ज्यादा नहीं लिख पाए तो इतना तो लिख ही पाओगे कि भाई स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सॉरी DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस इसके बारे में बात करता है। ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ तो फेवर काम कर रहा है ना, राइट। अगर बाकी डिटेल्स याद हैं बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो इतना तो आपके लिए काम करेगा, राइट। अब इसमें मसला यह था कि क्या कस्टोडियल वायलेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। मसला शुरू यहीं से हुआ था, CUSTO, कस्टोडियल वायलेंस। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये अरेस्ट एंड डिटेंशन गाइडलाइंस जो है ये जारी की गई थी कि किस तरीके से, क्योंकि क्या है
अभी भी ऐसा होता तो है, देखो सामान्य चीज है, अभी भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया, जबरदस्ती उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, राइट, उसके साथ जबरदस्ती टॉर्चर हो रहा है। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक अरेस्ट एंड डिटेंशन गाइडलाइन बनाई गई थी, प्रोसीजर बनाया गया था कि भाई इस तरीके से आप अरेस्ट करेंगे, ये चीजें होना जरूरी है। क्या वो सारी गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए? आइडियली यस, आपकी जानकारी में वो सारी की सारी गाइडलाइंस दोस्त होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जानकारी में वो गाइडलाइंस नहीं है, बैठ करके याद करना शुरू कर दो, सारी ना याद हो पर ऊपर ऊपर से समरी पता चल जाए। समरी पता चल रही है तो भी अपना काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सॉरी, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस a parent of student of medical college Shimla, right? Now in several cases what is done is कि बच्चों का नाम इस तरीके से रिवील नहीं किया जाता है। जो भी मामले थोड़े भी सेंसिटिव होते हैं, उनकी जब भी कभी रिपोर्टिंग होती है तो वो रिपोर्टिंग हमेशा या तो एक्स 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 कर देते हैं, ए बी सी वर्सेस एक्स वाई जेड कर देते हैं, राइट। द कोर्ट्स नो, न्यायालय को पता होता है कि किस तरीके का डिस्कशन चल रहा है, उनके कॉज लिस्ट में भी आता है, ऐसा नहीं है। उनके पास जो हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सारी जानकारी लिखी होती है, लेकिन उसकी बाकायदा जो रिपोर्टिंग की जाती है वो इसी तरीके से कई बार की जाती है, अगर कोर्ट कह रहा है कि भाई उनकी आइडेंटिटी जो है उसको छुपा दो, ठीक है। सो पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज शिमला वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, राइट। अब मसला इस बारे में था कि रिजर्वेशन पॉलिसीज आई थी, ठीक है। इन रिजर्वेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में सरकार क्या कर रही थी? मेरिटोरियस जो बच्चे हैं उनकी बैंड बजा दे रही थी, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था, राइट। सो गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट मेरिट बेस्ड एडमिशन। सीधी सीधी जो बात कही गई थी वो यही थी कि भाई शासन कुछ भी करे, आप रिजर्वेशन पॉलिसीज के चक्कर में जो भी मेरिट बेस्ड एडमिशंस हैं उनको वायलेट नहीं कर सकते हो, वो अपनी जगह पर यथावत रहेंगे, ठीक है, वो अपनी जगह पर यथावत रहेंगे। आपको रिजर्वेशन पॉलिसीज को ऐसे इंप्लीमेंट करना है कि ये दोनों हार्मोनियसली चले, मेरिट एंड रिजर्वेशन दे गो हैंड इन हैंड। ऐसा ना हो कि आप सीटें रिजर्व्ड, आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं वहां से जो बच्चे आ रहे हैं उन्हीं से आप सारी सीटें भर दे रहे हो। दैट शुड नॉट बी द केस, दिस शुड वर्क इन अ परफेक्ट हार्मनी, ठीक है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ शिमला, उसके पिताजी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज के मोदी वर्सेस के एन मोदी, ओके, के मोदी वर्सेस के एन मोदी। नाउ इस केस में ये कहा गया था, भाई देखो बहुत बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर द सूट इन इटसेल्फ सफर्स फ्रॉम फ्रॉड, ठीक है। द सूट इन इटसेल्फ सफर्स फ्रॉम फ्रॉड, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा था भाई अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी मसला सामने आता है ना जहां फ्रॉडुलेंट सिविल सूट फाइल किया गया है, इट इज एन अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस। ये जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया है लोगों को न्याय देने के लिए, उनका एक अब्यूज है, और इस कारण से इस तरीके के किसी भी सूट को एंटरटेन ना करते हुए एट द वेरी बिगिनिंग इट शुड बी डिसमिस्ड, ठीक है। ऐसे मामलों को बहुत शुरुआती स्टेज पर उठा करके डिसमिस कर देना आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी कॉमन केस, वेरी वेल नोन केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता इज अ चैंपियन इन एनवायरमेंटल लॉ, राइट। चैंपियन से मेरा मतलब है मतलब कोई कंपटीशन नहीं जीते, चैंपियन इन एनवायरमेंटल लॉ यानी फ्लैग बेरर, सबसे आगे। बहुत सारे इनकी पीआईएल्स है, बहुत सारे इनके केसेस हैं जो इन्होंने भारत में पर्यावरण को हो रही क्षति, पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई के सुधार, इन सब चीजों के लिए लगाए हैं और उसमें इन्होंने विजय हासिल करी है, ठीक है। सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन एनवायरमेंटल लॉ केसेस, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन एनवायरमेंटल लॉ केसेस, ठीक है जी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन एनवायरमेंटल लॉ केसेस। सवाल ये था कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिम्मेदार होगा,
राइट। सो यहां ये कहा गया कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो पोल्यूट कर रही है, वो इंडस्ट्री ये नहीं कह सकती सर हम नेग्लिजेंट नहीं थे, सर हमने ये चीज अच्छे से करी थी, सर गलती से हो गया। नहीं, अगर आपकी इंडस्ट्री की वजह से पर्यावरण को कोई भी क्षति पहुंच रही है, आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है वहां क्षतिपूर्ति प्रदान करने की, वहां के लोगों का जीवन जो अफेक्ट हुआ है उसको सुधारने की, जो भी इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन है उस चीज को पूरा सही करने में जो पैसा लगेगा, वो पूरी जिम्मेदारी आपकी इंडस्ट्री की आती है। ठीक है, सो दिस वाज द एब्सोल्यूट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन जो इंट्रोड्यूस की गई थी किसी भी इन्वायरमेंटल हार्म के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस इज लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत पुराना केस नहीं है, हालांकि 2002 स्टिल साउंड्स वेरी पुराना, राइट, लेकिन लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब क्या होता है कि कोर्ट का और लीगल सिस्टम का ये मानना होता है कि पर्सन हु इज डाइंग, कोई भी व्यक्ति जो मर रहा है, मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। हालांकि ऐसा कई बार देखा भी गया है, समझा भी गया है कि ऐसा हमेशा नहीं है, कई बार मरता हुआ व्यक्ति भी झूठ बोल जाता है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन हमें पता है कि इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ ये होता है, इतनी हमको जानकारी है। लेकिन कैन इट बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? कैन इट बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? यस, इट कैन बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, अगर ऐसा पाया जाता है कि ये ट्रूथफुल है, वॉलंटरी है, किसी दबाव में नहीं दिया गया है, और इसमें सच्चाई है। अगर वो अगर कोरोबोरेट करने के लिए बाकी अन्य कोई अधिक चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन भी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बन सकता है। अगर ये स्थापित हो जाए कि ये जो डिक्लेरेशन था ये ट्रूथफुल था, वॉलंटरी था, ये सारी चीजें अगर उसमें फिट बैठ रही हैं, तो इट कैन बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन एज वेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें यह चीज कही गई थी कि जो भी व्यक्ति प्रिजन में है, राइट, या जो भी व्यक्ति अंडर ट्रायल है, हर उस व्यक्ति का ट्रायल अगर डिले होगा, ठीक है, ट्रायल अगर डिले होगा तो वो आर्टिकल 21 के वायलेशन में है। अगर उसका ट्रायल डिले हो रहा है तो आर्टिकल 21 के वायलेशन में है। एंड एनी prisoner is also आर्टिकल 21 का बेनिफिशियरी, इफ नॉट एंटायरली उसका कुछ तो बेनिफिट है ना। तो उस आर्टिकल 21 के बेनिफिट को देखते हुए स्पीडी ट्रायल फॉर द प्रिजनर्स, was declared as a फंडामेंटल राइट। बहुत जरूरी अधिकार कहा गया था स्पीडी ट्रायल ऑफ द प्रिजनर्स को। ठीक है, नेक्स्ट केस इज लेट्स गो फॉरवर्ड, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑलराइट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमनली नोन केस। इस केस में पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट के संदर्भ में, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के संदर्भ में गाइडलाइंस जो है वो जारी हुई थी। ठीक है, सो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर कोई भी महिला है, किसी वर्क प्लेस में है, चाहे वो वहां काम करती हो, चाहे वो काम करने के लिए गई हो, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, अगर उसके साथ वर्क प्लेस में कोई भी छेड़खानी होती है, सो उसके संदर्भ में किस तरीके से उसको डील किया जाए, एक्सपीडाइटेड तरीके से डील किया जाए, कौन कौन प्लेयर्स होंगे, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की गाइडलाइंस कोर्ट ने बना करके दी थी। और उन्हीं गाइडलाइंस को बेसिस बना करके द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, इसको इंट्रोड्यूस इवेंचुअली किया गया था। ठीक है जी, सो ये इस केस में विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है, गाइडलाइंस जारी की गई थी। ये विशाखा गाइडलाइंस, जिसको आज हम पॉश एक्ट बोलते हैं, पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ये एक्ट का बेसिस बनी थी ये विशाखा गाइडलाइंस। दिस वाज दिस केस। चलो आगे देखें। नेक्स्ट इज सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला ट्रिपल तलाक और जेंडर इक्वालिटी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। किसके अराउंड? ट्रिपल तलाक एंड जेंडर इक्वालिटी, ट्रिपल तलाक एंड जेंडर इक्वालिटी। अब ये ट्रिपल तलाक वाज अ वेरी
कॉमन वे ऑफ डिवोर्स, नॉट एंटायरली अ वेरी कॉमन वे, जिस सेक्ट में ये अलाउ होता था उस सेक्ट में इट वाज अ वेरी कॉमन वे ऑफ ग्रांटिंग डिवोर्स टू अ वुमन। अगर आपने 3 बार तलाक बोल दिया है तो आपका तलाक हो जाया करता था, राइट। उसको ये समझा गया कि यार महिलाओं को एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया गया है, राइट। महिला पूरी तरीके से उस पति का कहना माने, सारी चीज माने, अन्यथा सट से आप उस व्यक्ति ने एक बार बोल दिया और आपका वहां पर तलाक हो गया, एंड दैट बिकेम अ टूल टू oppress and harass women in marital relationships, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए ट्रिपल तलाक, जिसको इंस्टेंट डिवोर्स भी कहते हैं, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। एंड इनफैक्ट आज ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रिपल तलाक देकर के अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाती है। मेरे ख्याल से इस विषय में आप लोगों को जानकारी होगी। और जेंडर इक्वालिटी को तवज्जो दी गई थी कि भाई सिर्फ पति के पास अधिकार है ट्रिपल तलाक देने का, और ये ऐसा इस तरीके का तलाक है जिससे कोई भी महिला बहुत ही असहज स्थिति में आ जाती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। नेक्स्ट इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का मामला है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मामला किस चीज से डील करता है अडल्ट, 1 मिनट, आई एम अज्यूमिंग आपको यहां दिखाई दे रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं। थोड़ा इसको साइज जो है इसका बड़ा छोटा हो जाता है कभी कभी, बट दिस इज गुड, ठीक है। अडल्ट्री से रिलेटेड यहां पर बात हो रही है। अडल्ट्री क्या होता है? वैवाहिक संबंध होते हुए भी किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना। अडल्ट्री एक ऑफेंस हुआ करता था, और अडल्ट्री जो ऑफेंस हुआ करता था दैट वाज आल्सो समवेयर जेंडर बायस्ड। इसमें शिकायत करने का जो अधिकार था वो केवल पुरुष को ही था, अडल्ट्री करता भी केवल पुरुष ही था, ठीक है। सो दैट वाज द ऑफेंस। और इस चीज का संज्ञान लेते हुए ये चीज कही गई कि भाई अडल्ट्री जो है एज एन ऑफेंस विच इज डिस्क्राइब्ड इन द लॉ, वो इसको डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ऑब्जर्वेशंस और भी थे कि भाई किसी के परिवार में क्या चल रहा है, किसी संबंध में क्या चल रहा है, हमें क्या पता, कोई अन्य व्यक्ति किसी और कारण से भी अडल्ट्री कर सकता है, उसकी सजा नहीं देना चाहिए, प्लस ये जेंडर बायस्ड है वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे कारण देते हुए अडल्ट्री को यहां पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। 497 ऑफ आईपीसी में ये फॉल किया करता था। चलो आगे बढ़ते। इंदिरा स्वाहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके, अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट, इंदिरा स्वाहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित ये ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, एक बहुत ही लैंडमार्क ये जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन में 27% होना ठीक है, 27% ओबीसी रिजर्वेशन इज ओके, मैक्सिमम 50% की कैपिंग होनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए, प्लस क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर चर्चित हुआ था, ठीक है। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है कि इतनी अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपकी इतनी इनकम है, राइट, तो आपको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है इस केस में चर्चा में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी बॉस, ठीक है। रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, ओके, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहा गया कि अगर कोई भी स्टेट बैकवर्डनेस प्रूव कर सकता है, ठीक है, इफ एनी स्टेट इज एबल टू प्रूव बैकवर्डनेस, तो फिर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाना संभव होगा, राइट। लेकिन ये वाले जो मसले हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये आज भी कहीं ना कहीं इधर उधर अटके हुए हैं, राइट। ये आज भी सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, ठीक है। सो एंटायरली हर जगह अब रिजर्वेशन प्रमोशंस में नहीं दिया जाता है सामान्य स्थितियों में, लेकिन पदभार जो है वो दे दिया पदनाम दे दिया जाता है, राइट। ये सारी चीजें अभी भी की जा रही हैं।
राइट। कई जगहों पर दो दो मेरिट लिस्ट निकाली जा रही है संदर्भ में, बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ। इस केस में कहा था कि भाई अगर आप बैकवर्डनेस प्रूव कर सकते हो, अगर आप बैकवर्डनेस प्रूव कर सकते हो तो SC ST रिजर्वेशन एंड प्रमोशन दिया जा सकता है, वो बात ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सुरेंद्र सिंह बनोल्टा। ठीक है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सुरेंद्र सिंह बनोल्टा 2006 का मामला है। फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट का ये पूरा मसला था। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट का ये मसला था। पॉइंट ये है कि देखो, अगर आप एडवर्स पोजीशन भी क्लेम करना चाहते हो, अगर आप एडवर्स पोजीशन भी क्लेम करना चाहते हो तो आप प्राइवेट लैंड पर भी कर सकते हो, गवर्नमेंट लैंड पर भी कर सकते हो। फॉरेस्ट लैंड पर कर सकते हो या नहीं? तो फॉरेस्ट लैंड पर कोई भी व्यक्ति अपना क्लेम एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप फॉरेस्ट लैंड पर कितने समय से रह रहे हो, आपका कितने साल हो गए, आपके दादा भी वहीं रहते थे। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दैट, इफ यू आर अ प्राइवेट इंडिविजुअल, आप उस जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकते हो। ठीक है, अब आगे देख लो आज के मैटर का हमारा आखिरी केस, दैट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। ठीक है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ मसला इस तरीके का भी हो रहा था कि हिंदू लॉ में केवल एक मैरिज अलाउड है, मुस्लिम लॉ में 4 मैरिजेस अलाउड है। राइट, सो हिंदू मेल अगर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद सेकंड वेडिंग कर ले तो क्या ये अलाउड होगा? सरला मुदगल वाले केस में कहा था नहीं साहब, बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। राइट, सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो अपना, तो आपको उस धर्म के वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। ओके, आपके बच्चों को मिल सकते हैं, लेकिन दिस इज बाइगेमी, दिस इज पॉलीगेमी एंड दिस इज पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, अब आप लिंक में जाकर के, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के बाकी के जजमेंट्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं यार, देखो जो काम के हैं, कम से कम नहीं तो 250-300 जजमेंट्स होंगे जो आपके लिए यहां पर रेलेवेंट होने वाले हैं। हम उन सारे जजमेंट्स को तो कवर नहीं कर सकते, ये हमारी असमर्थता है, लेकिन आप इन सारे जजमेंट्स को जरूर पढ़ करके जाइएगा। जो मैंने यहां डिस्कस किए हैं ये तो इंपॉर्टेंट में भी जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो वाले थे, इन सबको आप देख करके जाइएगा। और एडिशनली अगर आप कुछ करना चाहें तो नीचे लिंक में और 30 एडिशनल जजमेंट्स हैं, और उसके अलावा भी आपको जजमेंट्स मिल जाएंगे हमारे लेक्चर्स में, हमारे क्लासेस में, एंड अदरवाइज भी आपको बहुत सारी बुक्स में ऐसे जजमेंट देखने को मिल सकते हैं। नाउ सो फार एज हमारे लेक्चर्स एंड हमारी क्लासेस आर कंसर्न्ड, हमारा एक बहुत अच्छा ऑफर इज ऑनगोइंग, दैट इज 60% ऑफ along with 12 months का फ्री एक्सटेंशन ऑन ऑल दी कोर्सेज। आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का, इस तरीके का कुछ भी लेते हो, बशर्ते यू हैव टू यूज द कोड KDS। इट्स एन अब्रीविएशन ऑफ माय नेम कनिष्क देवेश शर्मा। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो 85 5 बार लिखना है, 85 into 5। ठीक है, 5 बार लिखना है और उठा करके कॉल लगा देना है, आपकी सारी डाउट्स इससे संबंधित क्लियर हो जाएंगे। सृजन इज एन ऑल स्टेट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच, सारे ही स्टेट्स की यहाँ पर बाकायदा प्रिपरेशन होती है। 13 मार्च को ये बैच चालू हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट यू हैव योर राजस्थान रैपिड प्रीलिम्स एंड मेंस बैच। राइट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इसमें तैयारी होगी। 6 मार्च से ये बैच चालू हो चुका है, अगेन ऑन द लोएस्ट प्राइसेस एवर। अगर आप कोई भी 12 महीने 18 महीने वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दिस इज समथिंग जो कि आप इसमें कवर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, अनिल खन्ना सर का भी एक सेपरेट बैच ऑनगोइंग है। ठीक है, अनिल खन्ना सर का भी एक सेपरेट बैच इज ऑनगोइंग, और ये बैच में भी KDS अगर आप कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट द ऑफर जो मैंने अभी यहां पर आपसे चर्चा करी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट जो भी हिमाचल प्रदेश का पेपर देने वाले हैं। थोड़ी सी मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है, रिसर्च की गई है इसमें, और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जितना हो सके उसको समराइज करने की कोशिश की गई है। अगर आपके मन में और भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो आपको लगता है कि रिलेवेंट हो सकते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, आप ही के दोस्तों की मदद होगी, आपकी भी मदद इसमें हो जाएगी। राइट, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद ऑल दोज हु मे नीड इट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।